Assalamu alaikum everyone. Here is another concept of part 2 video of marginal costing. In previous part 1 we have discussed कि हमने क्या डिस्कस किया था. हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या कहते हैं बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग बात की थी. हमने आपको मटेरियल लेबर के बारे में निकालने का बताया था, कंट्रीब्यूशन का बताया था, ब्रेक इवन बहुत डिटेल में हमने बात की थी. And this is the new concept margin of safety. Any idea about margin of safety? अब आपके पास ये जो margin of safety है हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, इधर सुनिएगा प्लीज़. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो दिया होता है ना, हमारे पास 3-4 चीज़ों में निकालना होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूनिट्स में निकालना होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं डॉलर यानी वैल्यू में निकालना होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें परसेंटेज में निकालना होता है. तो आपको तीनों का निकालने का तरीक़ेकार पता होना चाहिए. सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन सेल्स एंड मेड एंड नंबर नीडेड टू ब्रेक इवन. यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, आपकी जो बजटेड सेल्स यूनिट है माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स. इज इट फाइन? बजटेड यूनिट्स मतलब जो आपने सोचा था. लेट्स से कि मैं प्रीवियस एग्जांपल से ही साथ लेकर चलूँगा. कितने यूनिट्स आप लोगों ने सोचे थे कि आपके पास 60,000 थे. इज इट फाइन? और उसी वर्किंग से आपने जो ब्रेक इवन निकाला था वो कितना आया था? 25,000. तो इसका मतलब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स पे बन रही है? 35,000 गोल्फ बॉल सेट्स पे आपकी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जब तक आप इसको मेंटेन कर रहे हो आपका प्रॉफिट है. जहां आपने इसको लूज़ करना शुरू हुआ वो प्रॉफिट आपका क्या बन जाएगा? लॉस बन जाएगा. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं यूनिट्स में बात करता हूं तो इन्होंने क्या दी हुई थी? 35,000 गोल्फ बॉल्स दी हुई थी. अगर मैं परसेंटेज निकालने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे किस में निकालनी होती? वैल्यू में निकालनी होती. तो मेरे पास जो यूनिट्स आए हैं उनको मैं मल्टीप्लाई किससे कर देता? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से. इस क्वेश्चन की जो सेलिंग प्राइस थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो थी आपके पास $18. तो कोई बच्चा फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, सुनिएगा. तो 35,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है, उसको मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो तो कितनी मुझे वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? 35,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 18. जी बेटा 630,000. इज इट फाइन? 40 मेरे ख्याल से. तो इसका मतलब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स हो जाएगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा मेरे बजटेड यूनिट्स जो थे 60,000 थे, ब्रेक इवन 25,000 थे. तो मेरी सेफ्टी कितने यूनिट्स पे आई है, कितने सेट्स पे आई है? 35,000 पे. उसी के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने मुझे क्या बोला था? डॉलर्स में निकालना था. तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया. सही है. तो मेरे पास जो आंसर आया 630,000 वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू हो गया. इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं परसेंटेज में मुझे निकालने का बोलता तो मैं परसेंटेज में कैसे निकालता कि आपके पास कितना आया था? मेरे पास कोई बच्चा मुझे बता सकता है परसेंटेज में अगर मैं निकालना चाहूँ? तो मैंने आपको क्या बोला? 35,000 मेरे क्या थे? यूनिट्स थे. डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स कितने थे? 60,000 इंटू 100. तो कितना आ जाएगा बता सकते हो? 58.33%. तो ये आपको एग्जामिनर जो है ये 3 कंडीशंस होंगी जिस पे वो मांग सकता है. या वो यूनिट्स में मांग सकता है या वो परसेंटेज में मांग सकता है. अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर इतनी ज़बान में बात करूं कि फॉर एग्जांपल कि जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द नंबर ऑफ सेल्स यूनिट अबव द ब्रेक इवन पॉइंट. तो इसका मतलब जो ब्रेक इवन था यानी आपके जो बजटेड यूनिट्स हैं वो ब्रेक इवन से ज़्यादा हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी. इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपके ब्रेक इवन 25,000 है मगर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 35,000. तो इसका मतलब 25 और 35 तक में जितना भी डिफरेंस है ना वो सारा आपका प्रॉफिट है. अगर आपके यूनिट्स गिरना शुरू हो गए तो वो प्रॉफिट किस में चला जाएगा? लॉस में चेंज हो जाएगा. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द इंडिकेशन, वो एक इस बात की इंडिकेट करता है कि आपका रिस्क बिजनेस में
कितना इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ बता रहा होता है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर एक ही टॉपिक आता है। इसके बाद आपके पास एक न्यू टॉपिक आता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, टारगेट प्रॉफिट कहते हो। इज इट फाइन? अब ये जो टारगेट प्रॉफिट है, अगर मैं बात करता हूँ ये टारगेट प्रॉफिट है क्या, सुनिएगा प्लीज बेटा। अगर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ब्रेक इवन फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी अमेंडेड स्लाइटली टू फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स नीड टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रॉफिट। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इतने यूनिट्स बेच दूं तो इतना प्रॉफिट होगा, इतने यूनिट्स अगर मैं बेच दूं तो मुझे इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब आपको एक टारगेट बना के, टारगेट मतलब एक प्लान बना के बैठे हो, 1000 यूनिट है तो 1000 यूनिट पे ₹1,00,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, 800 यूनिट है तो 80,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है, अगर आप उसको टारगेट मीट नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आपका बिजनेस अच्छी कंडीशन पे वर्क नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। टारगेट रेवेन्यू इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर CS रेशियो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इज इट फाइन? सही है। या फिर CS रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। दो ऑप्शंस होंगे डिवाइड करने के, कि आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर लें या CS रेशियो से डिवाइड कर लें। इज इट क्लियर? अब उसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है, वहाँ पर उस एग्जाम्पल को मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। यहाँ पर देखना सारे बच्चे, एक डायरेक्टर है, स्टैनले नाम का बंदा है, वो उसकी चाहत है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए 35,775। तो हर चाहत तो पूरी नहीं होती ना, हर सोच जो सोची हुई चीज़ होती है वो पूरी तो नहीं होती। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि सर मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि मेरा कितने यूनिट्स में बेच दूँ कि मेरा ये इतना प्रॉफिट बन जाए। तो मैंने आप लोगों से कहा आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में आप सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लो। तो मैंने कहा यार यहाँ इस फॉर्मूले में क्या लिख दिया, टारगेट रेवेन्यू इक्वल टू, मगर अब ज़रूरी है कि वो टारगेट रेवेन्यू हो या टारगेट यूनिट्स हो। बट राइट नाउ हमें क्या बोला हुआ है, अचीव अ टारगेट लेवल ऑफ इतना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं फाइंड करूँगा वो मैं किस में फाइंड कर रहूँगा, इधर रुकिएगा। तो मैंने कहा यार ये मेरा अभी रेवेन्यू फ़िलहाल नहीं है, मैं उसको किस पे फाइंड कर रहा हूँ, यूनिट्स पे फाइंड कर रहा हूँ। तो टारगेट यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या CS कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर जिसको आप क्या कहते हो CS रेशियो। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है, सवाल में ही मेरे ख्याल से गिवन थी। सर फिक्स कॉस्ट कितनी थी, अगर आपको याद पड़ रहा हो तो ये देखना, फिक्स कॉस्ट ये रही, कितनी है 298,125। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, $298,125। सर कितना प्रॉफिट था, 357। सर कितना प्रॉफिट था, 35775 डिवाइडेड बाय सर काउंट पर यूनिट। सर काउंट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, आप मुझे बता सकते थे? हाँ सर अभी बता देता हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारी कितनी थी, अगर ये देखें 18, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 6.075। तो मैंने आपसे कहा कैलकुलेटर रेडी करें, 18 माइनस 6.075, ऐसा ही था, 18 माइनस 6.075। तो काउंट पर यूनिट कितना आ जाएगा, मुझे कोई बच्चा बता सकता है? काउंट पर यूनिट कितना आ जाएगा, मुझे बता सकते हैं? जी बेटा 11.925। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर निकलेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, टारगेट यूनिट्स, यानी अगर मैं इतने गोल्फ बॉल सेट्स, अगर मैं इतने गोल्फ बॉल सेट्स बनाता हूँ तो उस पर मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, 35,775। इज इट फाइन?
तो अगर मैं इस ब्रेक इवन की बात करता हूँ, देखिए मैंने फिर आपसे एक बात की थी, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ते हो। अब ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन, आपके पास सी एस रेशियो, आपके पास क्या कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और टारगेट प्रॉफिट, या आपके पास निकालने का तरीका। यहाँ तक कोई मसला किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 28,000 कहाँ से आया? आप क्या करोगी, फॉर एग्जाम्पल 298,125 प्लस 35,775, दोनों को प्लस करो जल्दी से। कितनी आ रही है वैल्यू? 298,125 प्लस 333, 3 बार 3, 3 कितनी मरतबा है? 3 दफ़ा 3 और 900 डिवाइडेड बाय 11.925। इज इट फाइन? किसी का कोई और सवाल, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट? अच्छा, उसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट आपके पेपर में ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, पहले मांगता था कि ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करो, डाटा दिया हुआ होता था, ग्राफ बनाना होता था, बट अब बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं तुम सबसे एक छोटी सी बात कहता हूँ जो कि समझाने के लिए, चार्ट जाहिर सी बात है एक चीज़ कोर्स में नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, मगर एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, एक चीज़ समझने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बट एग्जाम में कैम्ब्रिज में वो चीज़ नहीं आती। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन ऑल बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ ब्रेक इवन चार्ट: ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन यूनिट्स आप लोगों ने निकाले थे, कितने निकाले थे? फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा सारे बच्चे, कितने निकाले थे? 25,000। यानी यूनिट्स कितने निकाले थे? 25,000। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25,000 जो मेरे क्या थे? ब्रेक इवन यूनिट्स थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। मैंने यहाँ लिख लिया, ये हो गए मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स, और इसी के आगे ब्रेक इवन इन डॉलर। तो ब्रेक इवन इन डॉलर कितना निकाला था? 450,000। इज इट फाइन? तो मैंने यहाँ पर अपने पास लिख लिया, वेट कीजिएगा मुझे पता है। तो ब्रेक इवन इन डॉलर्स मैंने 450,000 निकाल लिया। आपके पास 450,000 ब्रेक इवन इन डॉलर्स हो गया, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया $450,000, जिसको मैंने क्या कह दिया? ब्रेक इवन इन डॉलर्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी आपने निकाला था, मेरे ख्याल से कितना आया था? 35,000 सेट्स। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया 35,000 MOS यूनिट्स। इज इट फाइन? अब वहाँ पर इन्होंने दिया हुआ भी था कि भाई 25,000 यूनिट्स हैं, 4,50,000 वो है और 35,000 ये है। और यहाँ अब आपके पास क्या बना हुआ है? एक ब्रेक इवन का चार्ट बना हुआ है। तो जब भी आप कोई ब्रेक इवन चार्ट बनाते हो ना, तो इस बात को ज़हन नशीं कर लेना, दो पोजीशंस होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे आप कॉस्ट एंड रेवेन्यू रखते हो, डॉलर्स रखते हो, और यहाँ पर आप क्या रखते हो? यूनिट्स रखते हो। इज इट फाइन? अच्छा, अब ग्राफ बनाने का तरीका होता है, ग्राफ ये मैथ्स तो नहीं है, तो हम स्केल रख के बनाते हैं। जैसे स्केल रखते हैं कि कितना वो रखेंगे, तो मेरे मैक्सिमम यूनिट्स जो जा रहे हैं वो 35,000 जा रहे हैं, तो मैं 50,000 यूनिट्स कर लेता हूँ। और जो मेरी मैक्सिमम जो कॉस्ट जा रही है 4.5 लाख जा रही है, इससे ऊपर मैं नहीं जा रही, तो इसका मतलब मैं 5 लाख रख लूँगा। यानी लाख लाख रुपए रख के मैं क्या कर लूँगा? ड्रॉ कर लूँगा कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं ग्राफ बनाऊँगा तो मैंने कहा 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, और यूनिट्स में मैं क्या रख लूँगा? 10,000 के हिसाब से बना लूँगा। इज इट फाइन? अच्छा,
जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाने में आप जब सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेते हो तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो जब आप ब्रेक इवन चार्ट बनाओ तो सबसे पहले क्या बना लेना, फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेना, और फिक्स कॉस्ट की लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। इन दिस क्वेश्चन कि ये मेरी क्या है, मैं अगर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो सुन लीजिएगा, मैंने कहा ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो ये वाली जो लाइन है ना वो किसको कहते हैं, फिक्स कॉस्ट, जो कि मेरी कितनी थी 2,98,125। इज इट फाइन। फिर जब फिक्स कॉस्ट हम कवर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम कौन सी लाइन बना रहे होते हैं, हम जिसको कहते हैं सेल्स लाइन कहते हैं। और सेल्स लाइन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो मेरी सेल्स जो भी थी आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर ली और जो भी मेरी सेल्स थी वो क्या हो गई, टोटल हो गई। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद इस लाइन को क्या कहा जाता है, सेल्स लाइन। तो लेबल करने का पूछे तो आप बता दीजिएगा, ये सेल्स लाइन हो गई, ये लाइन कौन सी हो गई, फिक्स कॉस्ट की हो गई। इज इट फाइन। फिर उसके बाद जब सेल्स के बाद आपके पास होता है फिक्स कॉस्ट निकाल ली, अब फिक्स कॉस्ट के बाद आप टोटल कॉस्ट देखते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, वेरिएबल प्लस फिक्स जिसको आप कहते हो। तो आपने जब फिक्स कॉस्ट कवर कर लिए तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से एक और लाइन कट करती है सेल्स लाइन को, तो वो क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट लाइन बन जाती है। जहाँ पर सेल्स और टोटल कॉस्ट लाइन कंसाइड कर जाए तो वो एरिया क्या कहलाता है हमारा, ब्रेक इवन इन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन डॉलर। तो इसका मतलब 450,000 मेरा ब्रेक इवन इन डॉलर था और ये क्या था, 25,000 मेरा क्या था, ब्रेक इवन यूनिट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद जब मैंने कहा था कि जब हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे तो ब्रेक इवन के ऊपर के बाद $1 भी क्यों ना हो, 1 यूनिट भी क्यों ना हो, उसके बाद का सारा हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और ब्रेक इवन अगर अचीव खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो उसके बाद वाला नीचे एरिया क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जी बेटा, जब आपने फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपने फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, फिक्स कॉस्ट के बाद आपने सेल्स लाइन ड्रॉ कर ली आपके पास, फिर उसके बाद आपने क्या कर ली, जब फिक्स कॉस्ट कवर हो गई उसके बाद आपने कौन सी लाइन बना ली, कॉस्ट लाइन बना ली। ये रही कॉस्ट लाइन और ये क्या थी, टोटल रेवेन्यू। तो दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो वो पॉइंट यहाँ से पढ़ेंगे तो वो यूनिट्स हैं, यहाँ से पढ़ेंगे तो ब्रेक इवन डॉलर्स हैं। ये हिस्सा क्या हो गया, प्रॉफिट, ये हिस्सा क्या हो गया, लॉस। क्लियर। इसके बाद अमूमन मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ बनाने नहीं आएगा, लेबल करने के लिए आ सकता है। जगह दी हुई होंगी, आपको उस जगह को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर नाम लिखना होगा। उसके बाद जब आपने ज़ीरो से यानी बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुँच गए तो ये हिस्सा क्या था हमारा, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन के आगे का जो भी हिस्सा है हमारी, हमने कितनी प्रोडक्शन सोची थी 60,000, मगर हमारा ब्रेक इवन कितना आया 25,000। तो इसका मतलब जो बीच का जितना भी एरिया है ना वो हमारा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इज इट फाइन। अब उसके बाद ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कहलाता है और ये वाला जो हिस्सा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर कहलाता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ ये हिस्सा मेरा ओरिजिन से, ये वाला हिस्सा मेरी फिक्स कॉस्ट कहलाती है और फिक्स कॉस्ट से ये वाला हिस्सा मेरी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। जब फिक्स और वेरिएबल को प्लस कर लो तो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है। और जब टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स आपस में कंसाइड कर जाएं तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इज इट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो गया, यहाँ आपने ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे अचीव कर लिया है, 25,000, मगर आपने प्लान कितना किया था 60,000। तो इसका मतलब ये सारा हिस्सा आपके पास क्या होगा, ब्रेक इवन से आपके पास बजटेड वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ज़रा 60,000 में से 25,000 निकालो, कितना आंसर आता है, 35,000। तो 35,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इज इट क्लियर। अब इसके बाद यहाँ सुन लेना, ये कुछ सारे पॉइंट्स। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, पॉइंट ए क्या बता रहा है, गौर से देख लीजिएगा। मैंने अगेन कहा था पॉइंट ए शोज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, ये रहा पॉइंट ए। इज इट क्लियर। इसके बाद पॉइंट बी क्या बता रहा है, शोज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड द मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन लेवल यूजुअली एक्सप्रेस इन यूनिट्स। तो वो मैंने आपसे कहा, क्या कहा, ये हिस्सा और ये हिस्सा कितना है, फॉर एग्जाम्पल 35,000। इज इट क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस, कोई मसला।
फिर उसके बाद सी एंड डी क्या बता रहे हैं वो भी सुन लो। शो प्रॉफिट एंड लॉस एट वेरियस प्रोडक्शन लेवल, जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू उस जगह पे मिले हैं। तो ये आपके पास सी, ये प्रॉफिट, ये डी आपके पास लॉस। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद स्टेप फॉर ड्राइंग अ ब्रेक इवन चार्ट। सबसे पहले लेबल द एक्स एक्सिस क्लियरली, जो भी आपके पास है लेबल कर लोगे आप, यानी एक्स और वाई। एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई हमेशा वर्टिकल होता है। ग्राफ बनाना हो तो इस वो बता रहा है। फिर इसके बाद क्या कर लोगे, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग फॉर्मूला। क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और आई कैन से दैट सी एस रेशियो बेटा। फिर उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट जो निकाला है उसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर लोगे तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्लॉट कर लोगे पॉइंट ए को प्लॉट करने के लिए, ट्राई टू इंश्योर दैट अ ब्रेक इवन सेल्स यूनिट एंड सेल्स रेवेन्यू इन द मिडल ऑफ द चार्ट। ये देख लीजिएगा, मिडल ऑफ द चार्ट आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर? ये आपके पास क्या, ये हिस्सा नीचे डाउनवर्ड यूनिट्स, और ये वाला हिस्सा क्या है आपके पास, डॉलर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, फिक्स कॉस्ट लाइन बना लोगे जो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। फिर आपके पास सेल्स रेवेन्यू लाइन जीरो से आप स्टार्ट कर दोगे। फिर इसके बाद जो कॉस्ट की लाइन है वो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करोगे, और फिर आपके पास ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने ये ग्राफ निकालने का एक तरीकेकार बताया था। क्लियर? तो अगर मैं ब्रेक इवन को सम अप करता हूँ, चैप्टर राउंड अप करता हूँ, तो ब्रेक इवन आपको वो हो सकता है, ब्रेक इवन की डेफिनेशन टेस्ट हो सकती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन टेस्ट हो सकती है, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का तरीका, ब्रेक इवन इन डॉलर निकालने का तरीका, इसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका पर यूनिट या फिर टोटल में, इसके बाद सी एस रेशियो निकालने का तरीका, इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू, और इसके बाद टारगेट प्रॉफिट निकालने का तरीका। ये आपका ब्रेक इवन में टेस्ट हो रहा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई सवाल यहाँ तक, कोई मसला? उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, व्हाट आर द अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस, अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, सोचना होता है, कुछ सोचना यानी, और लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक्स, जिसको हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ऐसा ही है। आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, नोट ड्यू टू अजम्पशन द यूजफुलनेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज लिमिटेड। क्योंकि अजम्पशंस की वजह से, सोच की वजह से, ख्यालात की वजह से हमारी जो ब्रेक इवन जो है ना, क्या कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस हमारी क्या हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? अब ये अजम्पशंस होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। फर्स्ट अजम्पशन पेपर में आ सकती है, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो हमारी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, रेंट बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। बच्चे ज़्यादा हो या कम हो, यूनिट ज़्यादा हो या कम हो, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ये अजम्पशन है हमारी। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे पास 500 बच्चे आ गए तो या अल्लाह तेरा शुक्र, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर मैं कह रहा हूँ फिक्स कॉस्ट कुछ भी हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, बच्चे पता है कि यार इतने बच्चे आ गए ना तो फिक्स कॉस्ट कवर है। जब फिक्स कॉस्ट कवर है तो उसका मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, टोटल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल और फिक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो टोटल कॉस्ट होती है वो किस पे वेरी करती है, वेरिएबल, यानी कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा और कुछ हिस्सा फिक्स होगा। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट एंड इज परफेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ये देखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, सुन लीजिएगा प्लीज, 10 10 10 हर साल कांस्टेंट थी, मगर यूनिट्स इधर पहले साल 100 थे, दूसरे साल बढ़ गए, तीसरे साल बढ़ गए, चौथे साल बढ़ गए। तो वेरिएबल कॉस्ट हर साल क्या हो गई, चेंज होती गई। यानी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज हो सकती है, पर यूनिट में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी रिमेन अनचेंज, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जिसको हम लोग पेस्ट कहते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर्स की वजह से उस पर भी कोई फर्क, एफिशिएंसी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या है, अब ब्रेक इवन क्या होगा, अजम्पशन है कि वो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा।
देयर आर नो स्टॉक लेवल्स, यानी ब्रेक इवन में कोई स्टॉक लेवल्स नहीं होते. स्टॉक लेवल मींस कोई इन्वेंट्री लेवल नहीं होता, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग होती है, हमारी अजम्पशंस होती हैं. इज इट क्लियर? लिमिटेशंस की अगर बात कर रहा हूं तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? फिक्स कॉस्ट माइट चेंज एट सम लेवल. फिक्स कॉस्ट जो है एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज हो जाती है, जिसको हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं. कि भाई एक टाइम तक, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, बच्चा भर गया है, बच्चा हम ओवर कैपेसिटी पे चले गए, तो हमें दूसरा रेंट कैंपस लेना पड़ेगा. तो जब दूसरा कैंपस लेंगे तो उसकी फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट माइट चेंज एट सम लेवल. इट इज़ डिफिकल्ट टू परफेक्टली डू दैट. मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल. मतलब यहाँ पर क्या है, जितनी भी जो कॉस्ट है, व्हाट इज मीन बाय सेमी वेरिएबल? सेमी वेरिएबल का मतलब कोई मुझे बता सकता है कि आपके पास आधा वेरिएबल का एलिमेंट होगा और आधा फिक्स का एलिमेंट होगा. जैसे अजम्पशन क्या थी कि भाई आपके पास सिर्फ वेरिएबल, मगर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है. इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम में रिक्वायर अ प्राइस रिडक्शन. जब आपका फॉर एग्जांपल सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस आपकी क्या होगी, डेफिनेटली रिड्यूस हो सकती है. चेंजेस इन दैम विल डेफिनेटली टेक प्लेस. अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली उसमें आपकी पूरी कॉस्ट पे फर्क पड़ सकता है. एवरी बिजनेस विल हैव स्टॉक लेवल. हर बिजनेस के पास क्या है, अपने स्टॉक्स लेवल होते हैं, अपने इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं. दीज आर द लिमिटेशंस. अगर पेपर में कह दे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, तो आपने कुछ नहीं करना, इनको एज इट इज छाप देना है. अगर वो अजम्पशंस की बात करता है तो आपने एज इट इज इन लोगों इस डब्बे को छाप देना है. ड्यू टू द अजम्पशंस द यूजफुलनेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज लिमिटेड. इज इट फाइन टू एवरीवन? फिर उसके बाद अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं, मैंने फिर एक चीज कहता हूं कि आपके पास ये क्या था, ब्रेक इवन आपके पास क्या था, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ही ब्रेक इवन का एरिया था.